आज हमारी कोशिका की क्लास नंबर 7 है। और पिछली क्लास में हमने कोशिका के कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था। जैसे पिछली क्लास में हम राइबोसोम के बारे में पढ़ा था तथा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था तथा जीव द्रव्य के बारे में हमने जानकारी ली थी। तो हमने जीव द्रव्य क्या होता है, जीव द्रव्य कोश हम इसका थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं जो पिछली क्लास में हमने क्लास नंबर 6 में पढ़ा था। जीव द्रव्य ये कोशिका द्रव्य और जो केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उन दोनों से मिलकर जीव द्रव्य बना होता है। जीव द्रव्य के अंदर प्रोटीन, वसा, लिपिड्स ये सारे कुछ कार्बनिक पदार्थ, कुछ अकार्बनिक पदार्थ जैसे खनिज पदार्थ हो गए, लवण हो गए, ये इसके अंदर जीव द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। जीव द्रव्य क्या करता है, कोशिका के आकार को बनाए रखता है। कोशिका के जो आकार बना हुआ है उसकी संरचना बनी हुई है तो उसको बनाए रखता है तथा ये कोशिका के विभिन्न कोशिकांगों के लिए प्रोटीन और जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, खनिज पदार्थ हैं, प्रोटीन है, उन सबकी पूर्ति करता है जीव द्रव्य। इसके बाद हमने जीव द्रव्य के बाद हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझा था कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज में दो साइंटिस्टों ने माइटोकॉन्ड्रिया की रिसर्च की थी। पहली बार जब माइटोकॉन्ड्रिया को जो देखा था वह रिचर्ड आल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था, लेकिन उसने इसका नाम बायोप्लास्ट नाम रखा था। बायोप्लास्ट नाम उसने माइटोकॉन्ड्रिया का रखा था। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, सी बेंडर नाम के साइंटिस्ट। वे माइटोकॉन्ड्रिया पर रिसर्च करते हैं और उन्हें पता चलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके अंदर खुद का डीएनए होता है और वह खुद का प्रोटीन होता है। और उस प्रोटीन कुछ मात्रा में हुए उसके अंदर जो प्रोटीन हो उसके अंदर राइबोसोम होते हैं। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम, उसमें 17 इस प्रकार के पाए जाते हैं। राइबोसोम कुछ मात्रा में प्रोटीन बना लेता है तथा कुछ प्रोटीन बाहर जो कोशिका के अंदर अन्य राइबोसोम में वहां से प्रोटीन मिलता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हमने अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा था। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रैब साइकिल चलती है, इसको पहली बार क्रैब नाम के साइंटिस्ट ने देखा था। और इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज रक्त के साथ मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन आते हैं कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वे प्रवेश करते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में वहां पर क्रैब साइकिल चलती है और वहां से एनर्जी प्राप्त होती है एटीपी के रूप में। एक ग्लूकोज के अणु से 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है और ये जो ऊर्जा प्राप्त होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो बनती है, इस ऊर्जा को माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के सभी कोशिकांगों के लिए ट्रांसफर करता है ताकि ये सारे कोशिकांग अपना प्रॉपर तरीके से अपना फंक्शन करते रहें। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हमने ऊर्जा घर के नाम से, एनर्जी हाउस, पावर हाउस, इन नामों से इसको हमने बोला था। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हमने राइबोसोम के बारे में पढ़ा था। राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए से बने हुई एक एक पार्टिकल होते हैं। राइबोसोम जो है वे बिना उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं होती है। ये प्रोटीन और आरएनए से बनी हुई एक पार्टिकल होते हैं और ये कोशिका में बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाता है तथा ये छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। राइबोसोम का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का निर्माण करना, इसका मुख्य कार्य है। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। राइबोसोम बहुत छोटे छोटे होते हैं इसलिए इनको माइक्रोसोम के नाम से जाना जाता है तथा राइबोसोम कोशिका के अंदर कई जगह पर पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में ये अकेले भी होते हैं तथा ये एक गुच्छे के रूप में भी होते हैं। जब ये गुच्छे के रूप में होते हैं तो इनको पॉलीसोम के नाम से जाना जाता है तथा राइबोसोम अंतःपद्य जाली जो खुरदरी अंतःपद्य जालिका है वहां पर भी राइबोसोम पाए जाते हैं। जो राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है वह होता है प्रोटीन का निर्माण करना। और प्रोटीन बनने के बाद क्या होता है, राइबोसोम जो है इस प्रोटीन को कोशिका के विभिन्न कोशिकांगों के लिए पहुंचाता है। जैसे कुछ प्रोटीन को ये माइटोकॉन्ड्रिया के लिए देता है, प्रोटीन को ये झिल्ली बनाने में, केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली, इन झिल्लियों को बनाने में भी ये प्रोटीन काम आता है। इसलिए राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से इसको जानते हैं। आज जो हमारी क्लास है वह क्लास नंबर 7 है। इस क्लास में हम लाइव जो बचे हुए कोशिकांग है कोशिका के उनके बारे में पढ़ेंगे। हम जो ये कोशिकांगों को पढ़ रहे हैं, कोशिका हुए जंतु कोशिका और पादप कोशिका, दोनों को हम एक साथ लेकर सभी कोशिकांगों को पढ़ रहे हैं। क्योंकि क्या ज्यादातर जो कोशिकांग है वे जंतु कोशिका में पाए जाते हैं और वे पादप कोशिका में पाए जाते हैं और उनके जो फंक्शन होते हैं वे सेम होते हैं। तथा कुछ कोशिकांग ऐसे हैं जो जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, पादप कोशिका में नहीं पाए जाते। कुछ कोशिकांग ऐसे हैं जो पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। लेकिन हम दोनों कोशिकाओं को, जितने भी कोशिकांग उन सभी कोशिकाओं को एक साथ पढ़ रहे हैं। बाद में हम क्या करेंगे, एक टॉपिक के अंदर हम जंतु कोशिका
और जो पादप कोशिका, इसमें जो अलग अलग कोशिकाएं हैं उनको इन दोनों कोशिकाओं के अंतर वाले उसमें करा देंगे टॉपिक में। तो आज हमारा जो टॉपिक है वह है लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम, इसको दो तीन नामों से और जाना जाता है। सबसे पहले हमें इनके जितने भी कोशिकाएं हैं इनके नाम याद रखने, इनको और किन किन नामों से इनको जाना जाता है। जो लाइसोसोम होता है इसको एक बहुरूपी के नाम से जाना जाता है तथा इसको आत्मघाती थैली के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब क्वेश्चन यह उठता है कि सर इसको बहुरूपी या आत्मघाती थैली के नाम से लाइसोसोम को क्यों जाना जाता है। इसको हम आगे जैसे जैसे हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसकी संरचना देखेंगे, इसके कार्य को देखेंगे, तो वहां हमें पता चलेगा कि इसको बहुरूपी और आत्मघाती थैली के रूप में क्यों जाना जाता है इन नामों से। सबसे पहले हम लाइसोसोम की खोज को देख लेते हैं कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी। लाइसोसोम की खोज 1955 में डी ड्यूबे नाम के साइंटिस्ट ने इसकी पहली बार देखा था, या इसकी पहली बार खोज की थी 1955 में। उसके बाद हम इसकी संरचना को देखते हैं कि कोशिका के अंदर जो लाइसोसोम होता है वह किस प्रकार का होता है, किससे मिलकर ये बना होता है। तो लाइसोसोम जो होता है ये एक झिल्ली से बनी हुई गोल संरचना है। ये केवल एक झिल्ली से, और वे जो झिल्ली होती है वो प्रोटीन और वसाओं की बनी हुई झिल्ली होती है। लाइसोसोम के ऊपर कितनी झिल्लियां होती हैं? इसके ऊपर एक झिल्ली होती है और तथा ये गोल आकृति की एक संरचना है। अब जब हम लाइसोसोम के अंदर जाकर देखते हैं, ये लाइसोसोम होता है कोशिका के अंदर, जब इस लाइसोसोम के अंदर हम जाकर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस लाइसोसोम के अंदर एक द्रव्य पदार्थ भरा होता है। वे जो द्रव्य पदार्थ वे क्या होते हैं इसके अंदर? जल अपघट्य एंजाइम, या जिनको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के नाम से जाना जाता है। इसमें 50 प्रकार के जल अपघट्य एंजाइम, या इनको हम कह लें पाचक एंजाइम, या इनको हम इंग्लिश में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के नाम से जानते हैं, ये इसके अंदर लाइसोसोम के अंदर भरे होते हैं। इन एंजाइमों की वजह से जो लाइसोसोम का जो द्रव्य होता है ये थोड़ा अम्लीय प्रकृति का होता है, तथा जो लाइसोसोम जो होता है, हमने यहां तक पढ़ा कि लाइसोसोम के अंदर इसके अंदर जल अपघट्य एंजाइम भरे होते हैं, और इन जल अपघट्य एंजाइमों की वजह से थोड़ा सा ये अम्लीय प्रकृति का होता है। अब जो इसकी ये लाइसोसोम जो होता है ये अपनी आकृति को बदलते रहता है। इसकी फ्लेक्सिबल झिल्ली होती है, लचीली झिल्ली होने की वजह से इसकी आकृति थोड़ी सी बदलती रहती है, इसलिए इसको हम बहुरूपी के नाम से जानते हैं। तो लाइसोसोम को बहुरूपी के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि लाइसोसोम की जो झिल्ली होती है वो लचीली होती है, ये थोड़ी सी अपनी आकृति को बदलते रहता है, इसलिए इसको बहुरूपी के नाम से भी इसको जाना जाता है लाइसोसोम को। तथा इसके अंदर 50 प्रकार के जल अपघट्य एंजाइम पाए जाते हैं जिनको हम पाचक एंजाइम कहते हैं, इसीलिए जो लाइसोसोम होता है थोड़ा सा अम्लीय प्रकृति का होता है। अब हम अभी तक हमने इसकी संरचना देखिए कि लाइसोसोम एक झिल्ली से बनी हुई गोल संरचना है, और लाइसोसोम के अंदर 50 प्रकार के पाचक एंजाइम या जल अपघट्य एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं, तथा इसको बहुरूपी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब हम इसके लाइसोसोम के कार्यों को देखते हैं कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है लाइसोसोम का। तो लाइसोसोम के अंदर जो जल अपघट्य एंजाइम भरे हुए हैं, या जिनको हम पाचक एंजाइम बोलते हैं, ये जो भरे हुए हैं, क्या होता है कई बार कोशिका के अंदर जो कोशिका के अन्य कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया लगातार क्रेब साइकिल इसके अंदर होती रहती है, और रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होती है, अंत श्वसन होता रहता है, तो ये अपने लगातार उपापचय क्रियाएं करता रहता है। इसी प्रकार से अंतःपर्दे जालिका अपना फंक्शन करते रहते हैं, केंद्रक के अंदर बहुत सारे फंक्शन चलते रहते हैं। तो जितने भी कोशिकांग जो अपना कार्य करते हैं वे कई बार लगातार मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, उपापचय क्रिया करने की वजह से उनके कार्य करने की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, या बहुत सारे कोशिकांग अपना प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं कर पाते हैं, या उनमें उनके अंदर टूट फूट हो जाती है। अब जब कोशिका के अगर कोई कोशिकांग में टूट फूट हो जाए या वह अपना कार्य सही तरीके से ना कर पाए, तो केंद्र क्या करता है? उन सब पर नजर रखता है। अगर कोई कोशिकांग सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है तो केंद्रक इन्फॉर्म करता है लाइसोसोम के लिए ऑर्डर पास करता है, और लाइसोसोम से बोलता है कि आप इसके ऊपर पाचक एंजाइमों को छोड़ें, इसके ऊपर पाचक एंजाइम छोड़ें, ताकि इसका अपघट्य ये खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, और इसकी जगह नया कोशिकांग बने, ताकि वे अपना प्रॉपर तरीके से फंक्शन करते रहे। तो लाइसोसोम क्या करता है? कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग है जो सही तरीके से काम ना करे, या जो कोशिकांग टूट फूट गया है, तो उसको पर ये अपने पाचक एंजाइम छोड़ता है। लाइसोसोम उसके ऊपर क्या करता है? इसके अंदर जो पाचक एंजाइम भरे होते हैं अम्लीय प्रकृति के, उनको ये उन सारे कोशिकांगों के ऊपर छोड़ता है।
छोड़ने के बाद क्या होता है कि जो वे कोशिकांग वे पच जाता है और वे नष्ट हो जाता है, या उसको पचने और नष्ट होने के बाद उसकी जगह नया कोशिकांग आ जाता है। तो पहले काम क्या होगा लाइसोम का कि ये टूटे फूटे कोशिकांग, और क्या होता है कोशिका के अंदर बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को ये पाचन करता है। तो ये पहला मुख्य कार्य है लाइसोम का, कोशिका के अंदर जो टूटे फूटे कोशिकांग है जैसे तथा अपशिष्ट पदार्थ है उनको ये पाचन करता है। तो पाचन करने के बाद ये इससे क्या होता है कोशिका के अंदर की जो गंदगी है, अपशिष्ट पदार्थ बाहर हो जाते हैं, जो कोशिकांग काम नहीं कर रहे हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा, राइबोसोम काम नहीं कर रहा, तो वे सारे जो टूटे फूटे कोशिकांग है वे खत्म हो जाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो लाइसोसोम है वह कोशिका के अंदर सफाई का कार्य करता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड फंक्शन है लाइसोम का, कई बार क्या होता है कि बहुत पूरी कोशिका कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग ही काम नहीं करते हैं, तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि पूरी कोशिका ही काम नहीं कर रही है। तो लाइसोम क्या करता है अपने आप को फाड़ लेता है। अपने आप को फाड़ने के बाद क्या होगा कि इसके अंदर जितने भी पाचक एंजाइम वो पूरा द्रव्य के अंदर फैल जाएंगे, और पूरे द्रव्य के अंदर फैलने की वजह से क्या होगा पूरी कोशिकाएं वे नष्ट हो जाएगी और वो खत्म हो जाएगी। तो सेकंड जो मेन फंक्शन इसका वह है मृत जो कोशिकाएं हैं, या जो कोशिका पूरी तरीके से काम नहीं कर रही है, जो मृत कोशिका हो चुकी है जो काम नहीं कर रही है, उस कोशिका को पूरी को पचा जाता है। लाइसोम उस पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है, हमारे शरीर जीव जंतु की शरीर से उस कोशिका को पचा जाता है। और फिर उस जो पची उस कोशिका के स्थान पर फिर क्या होता है एक नई कोशिका का निर्माण होता है, एक नई कोशिका उस स्थान पर आ जाती है। तो सेकंड कार्य क्या होगा या इसका मृत कोशिकाओं को पचाकर नई कोशिकाओं को निर्माण करता है। ये जो मृत कोशिकाएं हैं होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो चोट की वजह से मर गई हैं या किसी और कारण की वजह से जो कोशिकाएं नष्ट हो गई है, मर चुकी है, मृत हो चुकी है, उनको पूरी को कोशिका को ये पचा जाएगा और उसके स्थान पर नई कोशिका को निर्माण करने में हेल्प करेगा। सेकंड फंक्शन। जो थर्ड फंक्शन है लाइसोम का वे क्या है कि कई बार क्या होता है हम शोषण करते हैं या भोजन का पाचन करते हैं, या हम शोषण करते हैं बाहर वाली जो ईयर है उसको हम शोषण के रूप में लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कई बार बैक्टीरियाज या कुछ वायरस जैसे कोरोना वायरस और बहुत सारे जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं वे हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब बॉडी के अंदर प्रवेश करने के बाद क्या होता है वे हमारे ब्लड में जाते हैं, और ब्लड में के साथ साथ वे हमारी कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं और हमारी कोशिकाओं को वे संक्रमित कर देते हैं, बैक्टीरिया और वायरस। तो जब ये बैक्टीरिया और वायरस कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करते हैं तो लाइसोसोम क्या करता है इन सब पर नजर रखता है कि कोशिका के अंदर कौन से बैक्टीरिया कौन से वायरस कोशिका के अंदर आ रहा है, कौन सा अपशिष्ट पदार्थ इसके अंदर आ रहा है, इस सब पर नजर रखता है। तो लाइसोम जैसे ही इसके अंदर बैक्टीरिया वायरस आते हैं कोशिका के अंदर, तो लाइसोम तुरंत अपना जो पाचक एंजाइम है इसके पास उसको तुरंत छोड़ता है और तथा उन बैक्टीरिया और वायरसों को ये उनको मार देता है ये। तो इस प्रकार से ये क्या कर रहा है हम कोशिका की रक्षा कर रहा है, किससे? जीवाणु और बैक्टीरियाओं से और वायरस से कोशिका की ये रक्षा करता है। तो तीसरा कार्य इसका यह है तथा कोशिका क्या है उसको संक्रमित होने से बच जाती है। तो तीसरा फंक्शन इसका क्या हो गया, यह कोशिका में प्रवेश करने वाले जीवाणु और वायरसों से कोशिका की रक्षा करता है। ये इसके तीन मुख्य फंक्शन है। लाइसोम का पहला कार्य क्या है कि ये कोशिका के अंदर जो टूटे फूटे कोशिकांग है उनको पचा जाता है और अपशिष्ट पदार्थों को पचाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कोशिका की सफाई का काम करता है। दूसरा फंक्शन क्या है कि अगर पूरी कोशिकाएं मृत हो चुकी है, कई बार चोट लगने की वजह से कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, काली पड़ जाती हैं, तो उन मृत कोशिकाओं को पचाकर ये नई कोशिकाओं के निर्माण में हेल्प करता है। तीसरा फंक्शन क्या है इसका, कोशिका में जो हम श्वसन पाचन के थ्रू जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं वायरस हैं वह हमारी कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है और कोशिका क्या है संक्रमित ना हो, उससे ये क्या है लाइसोम क्या होता है उन जो वायरस और बैक्टीरिया प्रवेश कर रहे हैं कोशिका के अंदर उनको ये नष्ट कर देता है, उनको मार देता है। तो इनसे भी ये कोशिका की रक्षा करता है। ये इसका मुख्य कार्य है। यहाँ से आगे हमें नोट के रूप में लिखना है कि लाइसोम के और क्या, तो हमें लाइसोम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो हमें याद रखनी है तथा उनको हमने नोट के रूप में लिखा है, और ये एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है लाइसोम के बारे में। सबसे पहले क्या है जो लाइसोम है, लाइसोम जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। आपको जब ये क्वेश्चन आता है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में अंतर से एक क्वेश्चन आ जाता है
कि कौन सा कोशिकांग है जो जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो ऑप्शन में डाल देते हैं कि जैसे लाइसोसोम है, या इसके अलावा डाल देंगे लवक डाल देंगे, और इसके अलावा लवक डाल देते हैं, तारकाई डाल देते हैं। तो ऐसे ऑप्शन के रूप में डाल देते हैं। तो जो लाइसोसोम है ये जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। एक तो ये हो गया कि लाइसोम जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, और जंतु कोशिकाओं में ये टूटे कोशिका के अंदर सफाई का कार्य करता है। वहीं अब क्वेश्चन ये उठता है यहाँ कि सर जंतु कोशिकाओं में लाइसोम पाया जाता है और कोशिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थों को पचा जाता है और कोशिका की सफाई कर देता है जीवाणुओं से बैक्टीरिया। तो वहीं पादप कोशिका के अंदर इसको पचाने, अपशिष्ट पदार्थों को पचाने का कार्य कौन करता है? तो जो पादप कोशिकाएं होती है उनके अंदर जो अपशिष्ट पदार्थों को जो पचाने का कार्य होता है वे रिक्तिकाएं उस कार्य को करती हैं। जो पादप कोशिकाओं के अंदर जो लाइसोम के स्थान पर कौन है जो इसके पचाने का, अपशिष्ट पदार्थों को पचाने का कार्य करते हैं, वे होते हैं रिक्तिकाएं। और इनमें भी मुख्य रूप से आती हैं जैसे रस रिक्तिकाएं होती है, और जो संकुचित रिक्तिकाएं होती हैं वे इसका कार्य करती हैं। तो फर्स्ट नोट तो ये हो गया कि लाइसोम जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है और पादप कोशिकाओं में इसके स्थान पर रिक्तिकाएं इस अपशिष्ट पदार्थों को पचाने का कार्य करते हैं। जो सेकंड नोट है लाइसोम के बारे में वह है कि लाइसोसोम ज्यादातर, जो सबसे ज्यादा हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं में सबसे ज्यादा मात्रा में लाइसोम पाया जाता है? तो यकृत वाली जो कोशिकाएं, लीवर वाली जो कोशिकाएं हैं, लंग्स जो सेल हैं, तथा जो ब्रेन वाली कोशिकाएं हैं, ब्रेन वाली जो कोशिकाएं, पैनक्रियाज, अग्नाशय वाली जो कोशिकाएं हैं, उनमें लाइसोम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब सर लाइसोम यकृत वाली कोशिकाएं, गुर्दा वाली कोशिका, मस्तिष्क वाली कोशिका और अग्नाशय वाली कोशिकाओं में लाइसोम सबसे अधिक मात्रा में इसलिए पाया जाता है क्योंकि क्या होता है, जो ये हमारा जो लीवर है, हमारा लंग्स है, फेफड़ा है, लीवर यकृत है, और हार्ट हृदय है, ब्रेन है, ये हमारे शरीर के सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं। और ये क्या होते हैं, अगर इन ऑर्गनों की, इन अंगों की अगर कोशिकाएं प्रॉपर तरीके से काम ना करें, अगर ना करें, तो ये क्या होता है, इनकी कोशिकाएं अगर संक्रमित हो जाएं, पूरी तरीके से काम ना कर पाए, तो हमारी ये जो ऑर्गन ये प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। अब जब ये ऑर्गन हमारा सही तरीके से काम ना कर पाएंगे तो हमारी डेथ हो सकती है। इस वजह से क्या है कि ये ऑर्गन हमारे सही तरीके से काम करना चाहिए। अगर कोई कोशिका इनकी काम नहीं कर रही है तो वे तुरंत के तुरंत उनका पाचन होना चाहिए और तुरंत तुरंत उनकी जगह नई कोशिकाएं आनी चाहिए। तो इसीलिए इनको, ये जो हमारे शरीर में अंग हैं जैसे यकृत, जैसे लीवर हो गया, लंग्स हो गए, ब्रेन की कोशिकाएं होगी, तो इसलिए इनमें लाइसोम ज्यादा मात्रा में पाई जावे ताकि इनके अंदर की जो डैमेज कोशिकाएं हैं, जो मृत हो चुके हैं जो कोशिकाएं, उनको जल्दी से जल्दी उनका पाचन हुए और उन स्थान पर नई कोशिकाएं आए ताकि ये सारे ऑर्गन हमारा प्रॉपर तरीके से अपना काम करते रहें। तो इस वजह से लाइसोम यकृत, गुर्दा, मस्तिष्क, अग्नाशय वाली कोशिकाओं में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो जो नेक्स्ट नोट के रूप में हमने क्वेश्चन लिखा वो ये है कि जो लाइसोम को निर्माण में एक तो अंतःपर्दव्य जालिका और एक होता है गोल्जिकाए, ये लाइसोसोम के निर्माण में मदद करते हैं। तो कई बार क्या होता है, लाइसोम अपनी थैली को फाड़ लेता है जब कोशिका के बहुत सारे कोशिका काम ना नहीं करते हैं, तो लाइसोसोम क्या करता है, अपनी अपनी खुद की थैली को फाड़ लेता है, खुद की झिल्ली को फाड़ लेता है, और जितने भी उसके अंदर पाचक एंजाइम भरा हुआ है वे उन सारे पाचक एंजाइम ने अपने ने इस कोशिका द्रव्य में छोड़ दिए। और कोशिका द्रव्य में छोड़ने के बाद क्या होता है, जितने कोशिकांग है पूरी पूरी कोशिका ये नष्ट कर दिया, उन कोशिकांग ने नष्ट कर दिए। तो अब फिर दोबारा से जब ये कोशिका का निर्माण होएगा तो वहां पर लाइसोम का निर्माण होना भी जरूरी है। तो लाइसोम के निर्माण में कौन सहायता करे, एक है गोल्जिकाए और एक है अंतःपर्दव्य जालिका। अंतःपर्दव्य जालिका और गोल्जिकाए कैसे निर्माण करें लाइसोम का, क्योंकि अंतःपर्दव्य जो जालिका है यहाँ पर पाचक एंजाइम को निर्माण हुआ है। जब पाचक एंजाइम बने हैं यहाँ से तो वे गोल्जिकाई से होते, गोल्जिकाई में वो स्टोर हो जाएं, फिर गोल्जिकाई की जो नलियां होती है, नली वाली जो संरचना है, वहां से होते हुए यहाँ पर वे एक इसका निर्माण, इसके अंदर भर जाए, लाइसोम के झिल्ली के अंदर वे भर जाए। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि जो लाइसोम हुआ के निर्माण में गोल्जिकाई और अंतःपर्दव्य जालिका उसके निर्माण में सहायता करते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि लाइसोम के निर्माण में कौन कौन से कोशिकांग जो मदद करते हैं, एक है गोल्जिकाई और एक है अंतःपर्दव्य जालिका। तथा अब ये एक लाइसोम को आत्मघाती थैली या एटम बम के नाम से जाना जाता है। लाइसोम को तो वे
कोशिका का कौन सा कोशिकांग है जिसको एटम बॉम्ब या आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है? तो वह है लाइसोसोम। अब लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि लाइसोसोम के अंदर भरे भरे होते हैं पाचक एंजाइम। अब ये क्या करता है कि या तो कोई कोशिकांग काम ना कर रहा है तो अपने पाचक एंजाइम छोड़ के उनको पचा जाता है, या कई बार क्या होता है जब बहुत सारे कोशिकांग काम ना करें तो अपना आप ये फाड़ देता है तथा पूरी कोशिका को ही पचा जाता है। अपने आप को फाड़ने की वजह से इसको हम आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं, सुसाइड बैग, जिसको इंग्लिश में सुसाइड बैग कहते हैं। सुसाइड बैग के नाम से इसको, या इसको एटम बॉम्ब के नाम से इसको जानते हैं, क्योंकि ये अपना आप को फाड़ लेता है तथा पूरी कोशिका को ये पचा जाता है। तो ये हमने लाइसोसोम के बारे में जानकारी लिए है, उसकी संरचना के बारे में पढ़ा है, इसकी खोज किसने की थी तथा लाइसोसोम के कार्य क्या क्या इसके कार्य हैं, इनको हमने डिटेल से जाना है। और आपको इन्हें अपनी कॉपी, अपनी जो अपने साइंस की कॉपी बनाई है उसमें लिखना है तथा इनको याद करना है, ताकि आप एग्जाम में लाइसोसोम के अंदर से जितने भी क्वेश्चन आए उनको आप अटेम्प्ट कर पाओ। तो लाइसोसोम से जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वह आता है लवक। हम लवक के बारे में पढ़ेंगे। पोज कर तुम। जो कोशिका का नेक्स्ट कोशिकांग है वह है लवक। लवक को इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं, इसको इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लवक की खोज देखेंगे तथा इसकी संरचना देखेंगे और लवक के कार्य देखेंगे तथा लवक पादप कोशिका में पाया जाता है या जंतु कोशिका में पाया जाता है या दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, तो इसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम लवक की खोज को देखते हैं। लवक की खोज ई हैकल नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। लवक की खोज ई हैकल नाम के साइंटिस्ट ने की थी तथा इसकी संरचना को देखते हैं। लवक जो होता है ये 3 झिल्लियों से बनी हुई एक अंडाकार आकृति या डिश, मैं कहूं डिश आकृति की एक संरचना होती है। ये 3 झिल्लियों से बनी हुई एक अंडाकार या डिश आकृति की एक संरचना होती है या कोशिकांग होता है। नेक्स्ट जो है हमने नोट के रूप में लिखा है कि लवक जो है ये केवल पादप और शैवाल वाली कोशिकाओं में पाया जाता है। लवक केवल पादप वाली कोशिकाएं और जो शैवाल होते हैं नील हरित शैवाल, इनकी कोशिकाओं में लवक पाया जाता है। जंतु कोशिका, जीवाणु वाली कोशिका, इनके अंदर लवक नहीं पाया जाता है। आपको ये बात याद रखनी है जब यहाँ अंतर पूछा जाता है कि पादप, जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में, तो एक अंतर हमने रिक्तिका और लाइसोसोम का पढ़ा था कि जंतु कोशिकाओं में लाइसोम पाया जाता है और जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें लाइसोम नहीं पाया जाता है। तो इसी प्रकार से एक और अंतर है कि जो लवक है वह पादप और शैवाल वाली कोशिकाओं में पाया जाता है, ये जंतु वाली कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो नोट हमने लिखा है वह लवक की जो झिल्ली होती है इसको टोनोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। लवक की झिल्ली को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। तो लवक की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसके बाद हमने एक और नोट लिखा है कि लवक में खुद का डीएनए होता है तथा इसमें खुद का राइबोसोम होता है। लवक के अंदर डीएनए भी होता है और इसका खुद का राइबोसोम। इसमें जो राइबोसोम होते हैं लवक के अंदर वे 70S प्रकार के होते हैं। तो अब हमने पिछला एक माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर भी हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। तो यहाँ कोशिका के 2 अंग हमने पढ़े हैं जिनमें खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। एक हो गया लवक जो कि पादप कोशिका में पाया जाता है, एक हो गया माइटोकॉन्ड्रिया जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इन माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दोनों में डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि लवक के अंदर रंजक पदार्थ पाए जाते हैं। रंजक पदार्थ या इसको हम कहें वर्णक पदार्थ, जो पिगमेंट कहते हैं, जो चिपचिपे से पदार्थ होता है, ये लवक के अंदर पाए जाते हैं। तो इसी वर्णक और रंजक के आधार पर लवक को 3 भागों में हम बांटते हैं। एक होता है लवक को रंजक, और जो इसके अंदर लवक के अंदर चिपचिपे पदार्थ जिसको हम वर्णक या रंजक कहते हैं, उसके आधार पर जो लवक है इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है रंगीन लवक जिसको वर्णित लवक या इंग्लिश में इसको क्रोमोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है रंगहीन लवक जिसको अवर्णित लवक या इसको ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। तीसरा होता है हरित लवक या इसको क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं।
अब इनके एक एक करके हम फंक्शन पढ़ेंगे कि रंगीन लवक पादप की कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है तथा इसका क्या फंक्शन, क्या कार्य होता है। फिर हम देखेंगे रंगहीन लवक। रंगहीन लवक पादप की कौन सी वाली कोशिकाओं में पाया जाता है, जड़ वाली कोशिका, तना वाली कोशिका, या ब्रांच टहनियों वाली कोशिका, या पत्तों वाली कोशिका, फूल वाली कोशिका, फल वाली कोशिका, कौन सी कोशिकाओं में रंगहीन लवक पाया जाता है तथा इसका क्या क्या फंक्शन होता है। फिर हरित लवक पादप की कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है तथा क्या इसके फंक्शन होता है। इसको एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। तो लवक, रंगीन लवक, रंगहीन लवक तथा हरित लवक, उनको पढ़ने से पहले जो लवक है इसकी थोड़ी सी और संरचना को हम जान लेते हैं कि जो लवक होता है वह अंदर से किस प्रकार की संरचना होती है इसकी। जब लवक को हम अंदर से देखते हैं तो इसके अंदर हमने एक द्रव्य पदार्थ दिखाई देता है, उस द्रव्य पदार्थ को हम स्टोमा कहते हैं। जो लवक के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है ये उसको हम स्टोमा के नाम से जानते हैं। तथा लवक के अंदर डीएनए पाया जाता है, इसके अंदर खुद का राइबोसोम भी पाया जाता है। अब जो ये स्टोमा पदार्थ होता है, एक तरल जैसा पदार्थ, इसके अंदर कौन कौन से इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं। इस तरल पदार्थ में प्रोटीन भी पाया जाता है, अमीनो अम्ल पाया जाता है, इसमें स्टार्च भी भरा होता है तथा इसमें ग्लूकोज और इसमें कुछ लवण पाए जाते हैं, कुछ मिनरल्स, साल्ट भी इसके अंदर इस तरल पदार्थ में पाए जाते हैं। इस तरल लवक के इस तरल पदार्थ को हम स्टोमा के नाम से जानते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर जो थैली जैसी संरचनाएं होती है, लवक के अंदर जो है ये थैली जैसी संरचनाएं होती हैं। और इन थैलियों के अंदर क्या होता है, एक पिगमेंट भरा होता है, एक पिगमेंट, एक वर्णक भरा होता है, एक चिपचिपा सा पदार्थ इसके अंदर भरा होता है। अब जो ये थैलियां होते हैं इनको हम थाइलाक्वार्ट्स के नाम से जानते हैं। लवक के अंदर की जो ये थैलियां होती हैं, इन थैलियों को हम थाइलाक्वार्ट्स कहते हैं। इन थैलियों को क्या कहा जाता है, इन थैलियों को कहा जाता है थाइलाक्वार्ट्स। इन थैलियों के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ भरा होता है, उस चिपचिपे पदार्थ को हम वर्णक या रंजक के नाम से जानते हैं। तो इसके तथा इन जो थैलियों का एक बंडल सा बन गया है। अब इस एक बंडल है, इसके अंदर एक दो तीन चार चार थैलियां हैं। इन चार थैलियों से मिलकर, थाइलाक्वार्ट्स की चार थैलियों से मिलकर एक बंडल बनाए। इस पूरे बंडल को हम ग्रेनम के नाम से जानते हैं। जो थाइलाक्वार्ट्स थैलियों का जो समूह होता है, या हम कहें इसको बंडल जो होता है, थाइलाक्वार्ट्स का समूह या बंडल जो होता है, इसको हम ग्रेनम कहते हैं। अब इसमें एक ग्रेनम, दो ग्रेनम, तीन ग्रेनम, ऐसे जो पादप की जो एक कोशिका होती है ना, उसके अंदर कम से कम 40 या 60 के बीच में ग्रेनम होते हैं। ऐसे 40 से 60 बंडल पाए जाते हैं एक कोशिका के अंदर। तो इन बंडल जो थाइलाक्वार्ट्स के जो बंडल होते हैं इनको हम ग्रेनम के नाम से जानते हैं। और एक पादप कोशिका में ये 40 से 60 ग्रेनम पाए जाते हैं। तो ये हमने इसकी थोड़ी सी बेसिक संरचना जानी है कि भाई इसकी जो बाहर वाले झिल्ली टोनोप्लास्ट कहते हैं, इसके अंदर स्टोमा एक तरल पदार्थ भरा होता है, थाइलाक्वार्ट्स थैलियां होती हैं और इनके बंडल को हम ग्रेनम के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद हमने इस लवक के इसके में जो भरा हुआ जो तरल पदार्थ है, या इन थाइलाक्वार्ट्स थैलियों में भरा हुआ जो रंजक है, उस रंजक या उस वर्णक के आधार पर इस लवक को हम तीन भागों में बांटते हैं। एक होता है रंगीन लवक, और एक होता है रंगहीन लवक, और एक होता है हरित लवक। सबसे पहले हम रंगीन लवक के बारे में जानेंगे कि ये रंगीन लवक जो होता है ये क्या होता है। जो पहला है वह है रंगीन लवक। रंगीन लवक, रंगीन लवक को वर्णित लवक भी कहते हैं, क्योंकि वर्ण का मतलब होता है रंग, इसलिए इसको वर्णित लवक भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट के नाम से इसको जाना जाता है। जो रंगीन लवक है ये फलों के अंदर पाया जाता है, फल और फूल इनके अंदर ये पाया जाता है। जो फल और फूल वाली कोशिकाएं होती है ना, जैसे एक फल वे भी कोशिकाओं से बना हुआ है, एक फूल वे भी कोशिकाओं से बना हुआ है। तो जो फल और फूल, फल व फूल की कोशिकाएं जो होती है, कोशिकाओं में रंगीन लवक
पाया जाता है, पाया जाता है। अब जैसे मैंने माना कि कोई एक फल की हमने कोशिका ली, मान लिया कि ये एक फल वाली कोशिका है, कोई एप्पल है, बनाना है, उसकी हमने एक सेल ले ली और उसको हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब जो इसका ये लवक है, ये कौन सा लवक है? रंगीन लवक कहलाएगा। तो ये फल और फूलों के अंदर ये लवक, अब ये रंगीन लवक है। जो इस थैली के अंदर जो वर्णक पाया जाता है, ये जो रंगीन लवक है, ये क्या काम करेगा? इन फल और फूलों को, इनका कलर बनाने का काम है इसका, इनको कलर देने का कार्य है। जैसे फल का पीला रंग, पीला व लाल रंग बनाता है। तो इसका इसमें जो रंगीन लवक भरे होते हैं, उनका क्या काम है? जो फल और फूल होते हैं उनको पीला पीला रंग करना, उनका लाल रंग करना। जैसे टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन वर्णक इनमें भरा होता है, उसकी वजह से टमाटर का लाल, जो टमाटर वाली कोशिकाएं होती हैं, उस कोशिका के अंदर जो लवक होता है, उसके अंदर क्या होता है? एक लाइकोपिन नाम का वर्णक पाया जाता है। लाइकोपिन वर्णक पाया जाता है, वो उसको लाल बनाता है। तो इसी प्रकार से इन जो थैलियां होते हैं, इनके अंदर वर्णक पाया जाता है। तो हम ये इस जो थाइलाकोइड्स थैले हैं, इनके अंदर वर्णक या रंजक पदार्थ भरा होता है। और इस रंजक वर्णक पदार्थ का काम क्या है? जो फल और फूल है उनको रंग देना, या हरा रंग, उसको पीला रंग देना, उसको लाल रंग देना, ये इसका कार्य है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया एक कैरोटीनॉइड वर्णक है, कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड जो वर्णक है, ये फल और फूलों में पाया जाता है। फल तथा फूल को लाल व पीला रंग बनाता है। एग्जाम्पल हम देख ले, गाजर, गाजर के अंदर कैरोटीनॉइड वर्णक पाया जाता है। तो गाजर वाली जो कोशिका होती है, उसके अंदर कैरोटीनॉइड वर्णक पाया जाता है। ये कैरोटीनॉइड वर्णक क्या करता है? उस कोशिका, जो गाजर वाली कोशिका है, उसके अंदर कैरोटीनॉइड जो लवक होता, गाजर वाली कोशिका में जो लवक होता है, उस लवक के अंदर कैरोटीनॉइड वर्णक पाया जाता है। अब ये कैरोटीनॉइड वर्णक क्या करता है? उस गाजर के रंग को लाल कर देता है। तो एक तो हो गए कैरोटीनॉइड। इसी प्रकार से लाइकोपिन वर्णक पाया जाता है। एक एग्जांपल और है लाइकोपिन वर्णक, लाइकोपिन, लाइकोपिन वर्णक, लाइकोपिन वर्णक ये पाया जाता है जैसे टमाटर में, टमाटर और मिर्च, टमाटर और मिर्च वाली जो कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर लाइकोपिन वर्णक पाया जाता है। ये जैसे हमने माना कि ये एक टमाटर वाली कोशिका है या ये एक मिर्च वाली कोशिका है, और ये कोशिका है तो इसके अंदर लवक पाया जाएगा। अब जो मान ये लवक के अंदर क्या भरा होगा? लवक के अंदर भरा होगा, उसके अंदर वर्णक भरे होंगे, उसकी जो थाइलाकोइड्स वाली जो थैलियां हैं उनके अंदर वर्णक भरा होगा। अगर वो टमाटर वाली कोशिका है, उसके अंदर का जो लवक है, लवक वाला जो अंग है, उस लवक वाले अंग में लाइकोपिन वर्णक भरा होता है। उसमें क्या भरा होता है? लाइकोपिन वर्णक। ये लाइकोपिन वर्णक ही है जो टमाटर को लाल रंग प्रोवाइड करा रहा है, लाल रंग उसको दे रहा है। इसी प्रकार से एक विटामिन वर्णक पाया जाता है, विटामिन वर्णक, विटामिन वर्णक। विटामिन जो वर्णक है, ये चुकंदर में पाया जाता है, चुकंदर, चुकंदर। जो चुकंदर होता है, उसकी जो मान ले चुकंदर वाली कोशिका है, ये चुकंदर वाली कोशिका हमने बनाई, ये चुकंदर है, मान ले इसके एक कोशिका चुकंदर वाली कोशिका। अब ये कोशिका है तो इसके अंदर क्या पाए जाएंगे? लवक पाया जाएगा। मान लीजिए उसका चुकंदर वाली कोशिका का लवक हो गया। अब इस लवक के अंदर जो थैली जैसी संरचना है, थाइलाकोइड्स, इनके अंदर वर्णक कौन सा वर्णक भरा होगा? चुकंदर वाली कोशिका का जो लवक है उसके अंदर कौन सा वर्णक भरा होगा? विटामिन वर्णक। ये विटामिन वर्णक है जो चुकंदर को उसका रंग प्रोवाइड कराता है। ऐसे ही जैंथोफिल वर्णक है। एक और एग्जांपल लिखते हैं, जैंथोफिल वर्णक, जैंथोफिल वर्णक।
ये ज़ैंथोफिल ये फलों को पीला रंग देता है। अगर कोई फल जैसे पपीता, पीले रंग का कोई फल है जैसे कि एक पपीता, तो उसका पीला रंग क्यों हुआ है? क्योंकि जो पपीता वाली जो कोशिका है, उस कोशिका के अंदर जो लवक है, उसके अंदर, उस लवक के अंदर ज़ैंथोफिल वर्णक भरा हुआ है। इसी वजह से जो पपीता का पीला रंग है। तो ज़ैंथोफिल वर्णक क्या करता है? ये फलों का रंग पीला करता है। फलों का पीला रंग करता है। एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो इसका एग्जाम्पल है पपीता, ये इसका एग्जाम्पल है। तो हमने रंगीन लवक के बारे में पढ़ा। एक कोशिका के अंदर मान ले कोई रंगीन लवक है, उस रंगीन लवक का कार्य है उस कोशिका को रंग प्रोवाइड करना, उस फल को या फूल को, उसको लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग या इन रंगों को प्रोवाइड करने का काम है इस रंगीन लवक का। इसी प्रकार से हमने इसके कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। ऐसे अगर कोई टमाटर वाली कोशिका है, टमाटर वाली कोशिका के अंदर जो लवक है, उस लवक के अंदर लाइकोपिन वर्णक पाया जाता है टमाटर वाली कोशिका के अंदर या मिर्च वाली कोशिका के अंदर। इसी इसी लाइकोपिन वर्णक की वजह से टमाटर लाल रंग का होता है। ऐसे ही कैरोटीनॉइड वर्णक, अगर वह कोई फल और फूल, कैरोटीनॉइड वर्णक कहाँ पाया जाता है? फल और फूलों में। ये लाल रंग प्रोवाइड करना फलों को, पीला रंग प्रोवाइड करने का इसका काम है। ऐसे विटामिन वर्णक ये चुकंदर में पाया जाता है। ज़ैंथोफिल वर्णक ये पपीते वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर जो लवक होता है, उस लवक के अंदर ज़ैंथोफिल वर्णक पाया जाता है। ये ज़ैंथोफिल वर्णक क्या करता है? पपीते का पीला रंग बनाता है। तो ये हमने पढ़ा है रंगीन लवक के बारे में। और रंगीन लवक के बाद हम पढ़ेंगे रंगहीन लवक। तो इसका जो हमें इसमें याद रखना है रंगीन लवक में, वे एक तो इसके अंदर रंगीन लवक में कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं, उन वर्णकों को याद रखना है। जैसे कैरोटीनॉइड वर्णक, लाइकोपिन वर्णक किसके अंदर पाया जाता है? कैरोटीनॉइड वर्णक किसके अंदर पाया जाता है? गाजर के अंदर। टमाटर मिर्च में लाइकोपिन वर्णक, विटामिन वर्णक चुकंदर में, ज़ैंथोफिल वर्णक पपीता में पाया जाता है। तथा जो रंगीन लवक होते हैं वे फल और फूलों के अंदर पाए जाते हैं। इसको हमने याद करना है। रंगीन लवक के बाद आता है रंगहीन लवक। नेक्स्ट है रंगहीन लवक, जिसको अवर्णित लवक भी कहते हैं। अवर्णित लवक भी इसको इंग्लिश में इसको ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। जो रंगीन लवक है ये एक पादप की जो जड़ें होती हैं, जो जमीन के अंदर धसी होती हैं जड़ें, और जो तना, जो जमीन के अंदर धसा हुआ तना है उस तने वाली कोशिका और उस जड़ वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर रंगहीन लवक पाया जाता है। तो सबसे पहले हमने इसको लिखना है कि रंगहीन लवक जड़ तथा तना। अब मैं कौन से तने की बात कर रहा हूं? जो जमीन के अंदर धंसा हुआ तना है पेड़ का, उसकी बात कर रहे हैं। रंगीन लवक जड़ तथा तना की कोशिकाओं में पाया जाता है, अब इसका जो मुख्य कार्य क्या है? इसका कार्य, अब पादप के अंदर क्या है? पादप के अंदर भोजन तैयार होता है। उसकी जो उसका हरित लवक जो होता है, या हरित पादप की जो पत्तियां हैं, वहां पर जो हरित पत्ते वाली जो कोशिकाओं में हरित लवक होता है, वहां पर भोजन तैयार होता है। अब भोजन तैयार होने के बाद क्या होता है? उस भोजन को पादप के जो अलग अलग कोशिकाएं जहां पर भोजन नहीं बन रहा है, जहां पर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं हो रही है, तो कुछ भोजन उनके लिए पहुंचाया जाता है ताकि वो अपना कार्य करते रहें। तथा कुछ भोजन क्या होता है? पादप की कोशिकाओं के अंदर स्टोर हो जाता है। तो जो ये रंगहीन लवक होते हैं पादप की जो कोशिकाओं के अंदर, जो रंगहीन लवक होते हैं, इनका कार्य है जो पादप के पत्ते वाली कोशिकाओं में बनने वाला जो भोजन उसको स्टोर करने का कार्य है। स्टोर करने के बाद क्या होगा कि जब पादप के लिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होगी, या उसके लिए हम खनिज पदार्थ नहीं डालेंगे, उसके खाद नहीं डालेंगे,
या प्रकाश नहीं आएगा, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होगी, तो उस समय क्या होता है, जो रंगहीन लवक होते हैं ना, उनके अंदर भोजन स्टोर होता है, तो ये वहां से फिर भोजन को ले लेते हैं रंगहीन लवकों से। तो रंगहीन लवक का काम क्या है, इसका जो मुख्य कार्य है, सबसे पहले हमने इसके बारे में पढ़ा कि रंगीन लवक जड़ और तने वाली कोशिकाओं में पाया जाता है। दूसरा इसका फंक्शन क्या है कि यह स्टार्च, प्रोटीन, स्टार्च, प्रोटीन तथा वसा को संचित, संग्रहित कर लेता है। संग्रहित मतलब स्टोर कर लेता है, संग्रहित करता है। या मैं इस प्रकार से भी कह सकता हूं कि यह पादप में भोजन को संचित, स्टोर करता है, स्टोर करता है। तो रंगहीन लवक कम, अब रंगहीन लवक कोई पादप, फल या फूल के लिए कोई रंग तो प्रोवाइड करेगा नहीं, उसको लाल बनाना, उसको हरा फूल बनाना, हरा फल बनाना, लाल फल बनाना, लाल फूल बनाना, ये जो रंग देने का कार्य है वह किसका कार्य है, वह है रंगीन लवक का कार्य, मतलब क्रोमोप्लास्ट, वर्णित लवक का काम होता है। लेकिन पादप के अंदर जो भोजन को स्टोर, अगर पादप वाली कोशिकाएं हैं, जो हरित लवक वाली कोशिका, हरित लवक जो होते हैं या पत्ते वाली जो कोशिकाएं, वहां पर भोजन बनता है। अब एक्स्ट्रा भोजन अगर बन जाए तो वह एक्स्ट्रा भोजन पादप की कौन सी कोशिकाओं के अंदर स्टोर होता है, वह स्टोर होता है उसकी जड़ और तना वाली जो कोशिकाएं होते हैं उनके अंदर जो रंगहीन लवक पाया जाता है वहां पर वह स्टोर हो जाता है। तो रंगीन लवक का काम क्या है, किसको काम है, भोजन को स्टोर करना। पादप के अंदर भोजन को स्टोर करने का काम किसका है, ल्यूकोप्लास्ट या रंगहीन लवक का कार्य होता है, ये इसके कार्य होता है। रंगीन लवक के बाद आता है हरित लवक, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लवक होता है एक पादप की कोशिकाओं में। अगला है हरित लवक। तीसरे नंबर का कौन सा लवक आता है, हरित लवक, जिसको इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट। मान ले कि ये एक पादप कोशिका है और इस पादप कोशिका पे इसके अंदर लवक पाया जाएगा, ये लवक है, और लवक की ये थैलियां है। इन थैलियों के अंदर अगर कोई लाइकोपिन, कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल या विटामिन वर्णक भरे हुए हैं तो ये रंगीन लवक है। अगर इसके अंदर खाली भोजन भरा हुआ है, स्टार्च, प्रोटीन, वसा ये भरे हुए हैं, तो ये रंगहीन लवक है। अगर इन इन थैली जैसे जो संरचनाएं हैं इनके अंदर अगर क्लोरोफिल नाम का वर्णक भरा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि ये हरित लवक है। कैसा लवक है ये, हरित लवक। हरित लवक जो होता है पादप वाली कोशिका के अंदर जो हरित लवक होता है, उस हरित लवक में जो थैली जैसी संरचनाएं होती हैं उनके अंदर क्लोरोफिल वर्णक भरा होता है। तो हरित लवक में क्या होता है, इसमें इसमें जो थाइलाक्वार्ट्स जो थैलियां होती है इसमें हरित लवक भरा होता है। इसमें क्लोरोफिल वर्णक भरा होता है। अब क्लोरोफिल वर्णक भरा हुआ है एक हरित लवक के अंदर, जो थैली जैसी संरचना है इनके अंदर क्लोरोफिल वर्णक भरा हुआ है। इस क्लोरोफिल वर्णक दो काम करता है पादप कोशिकाओं में। क्लोरोफिल वर्णक जो भरा हुआ है इन थैली जैसी संरचनाओं में, इसके दो काम है। पहला कार्य जो क्लोरोफिल वर्णक का है, वह पहला कार्य इसको पादप की जो पत्तियां हैं, मान ली पादप वाली पत्तियों में ये भरा हुआ है हरित लवक, या उसके तने में हरित लवक भरा हुआ है, या क्लोरोफिल वर्णक भरा हुआ है। तो ये क्लोरोफिल वर्णक क्या होता है, यह है पत्ते तथा तना को हरा रंग, हरा रंग का बनाता है। तो जो क्लोरोफिल वर्णक का पहला काम क्या हो गया, जो पादप वाली को पत्ता वाली कोशिका है वहां में अगर क्लोरोफिल वर्णक भरा हुआ है, उस कोशिका में क्लोरोफिल वर्णक भरा हुआ है, तो वे क्या करेगा, उसको उस पत्ते को हरा रंग बनाएगा ये। तो क्लोरोफिल वर्णक का काम क्या है, उसके इसका काम है पादप को हरा बनाना,
उसके चाहे पत्ते को हरा बनाना, उसके तने को हरा बनाने का कार्य किसका होता है, क्लोरोफिल वर्णक का। तो एक तो इसका फंक्शन ये याद रखना है कि कलर पादप को क्लोरोफिल वर्णक का काम क्या है, पत्ता और तना या मैं क्यों पूरे पादप को हरा रंग प्रोवाइड करना। अब दूसरा काम क्या है, जो क्लोरोफिल वर्णक ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करता है। यह है प्रकाश का संश्लेषण करके, ये प्रकाश का संश्लेषण करके पत्तियों में भोजन को बनाता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का दूसरा काम क्या है कि ये पत्तों के अंदर क्या करेगा, ये प्रकाश को संश्लेषित करेगा, इकट्ठा करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, ये उसके उस पत्ते के अंदर भोजन को बनाने में भोजन को बनाएगा ये। तो दूसरा फंक्शन क्या होगा क्लोरोफिल वर्णक का कि ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करता है और पत्तों के अंदर ये भोजन का निर्माण करता है। तो सेकंड फंक्शन इस हरित लवक या क्लोरोफिल वर्णक का ये हो गया। तो हमने क्लोरोफिल वर्णक के दो फंक्शन पढ़े। पहला, ये कहाँ पर पाया जाता है, ये पत्ते और तने वाली वन में कोशिकाओं में पाया जाता है और ये पत्ते और तनों को ये हरा रंग प्रदान करवाता है। दूसरा, हमने इसका काम क्या है, क्या पढ़ा है, ये प्रकाश का संश्लेषण करता है और पत्तियों में भोजन को निर्माण करता है। तो कौन सा लवक है जो पादप के अंदर भोजन का निर्माण करता है या प्रकाश संश्लेषण की विधि को करता है, वह होता है हरित लवक। पादप के अंदर कौन सा लवक है जो उसको रंग देता है, फल और फूलों को रंग देता है, लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग, तो वे किस लवक का कार्य होता है, वे होता है रंगीन लवक का कार्य, या मैं कहूँ उसको वर्णित लवक का कार्य। कौन सा वर्ण के पादप के अंदर पादप कोशिका में कौन सा लवक है जो भोजन को स्टोर करता है, तो वे कौन सा लवक होता है जो भोजन को स्टोर करता है, वे होता है ल्यूकोप्लास्ट या रंगहीन या अवर्णित लवक हुए होता है। तो ये हमने लवक के बारे में पढ़ा है, लवक पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसके बाद लवक के बाद हम पढ़ेंगे रिक्तिकाओं के बारे में कि रिक्तिकाएं क्या होती हैं तथा इनका क्या क्या फंक्शन होता है।